बात से के प्रति हमेशा उनके प्रति कृतज्ञ रहूँगा कि उनकी किताबों को पढ़ कर मैंने बहुत सारे भाषण भगत सिंह पर दिए हैं। और एक व्यक्ति ने मुझे कहा था कि तुम भगत सिंह के बारे में इतना जानते हो जितना उसकी माँ भी नहीं जानती होगी, और वो पूरा क्रेडिट जाता है वो चमन लाल जी को जाता है, क्योंकि इनकी किताबें पढ़ के मैंने इतनी सूचनाएं इकट्ठा कर ली थी कि हम लोग जहाँ भी जाते थे भगत सिंह के बारे में बात करते थे तो लोग चकित रह जाते थे कि इतनी कम उम्र में एक आदमी इतना कुछ कैसे लिख सकता है। और इन दिनों एक बात प्रचार में है कि भगत सिंह का बहुत सारा उनका लिखा हुआ नहीं है, कम्युनिस्टों ने उसमें भर दिया है, ये भी प्रचार खूब चल रहा है। अब उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि वो स्क्रूटनी का विषय है। मुझे एक बात समझ में आई, हमारे एक मित्र ने शुरू में कहा था कि दक्षिण और वाम के मिलन बिंदु के रूप में प्रोफेसर पांडे ने कहा था, वो एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। मैं बात को वहीं तक ले जाऊंगा और ये बात कहने की कोशिश करूंगा कि भगत सिंह में ऐसा क्या है जो वो आज राष्ट्रीय आइकन बने हुए हैं, बावजूद इसके कि 1933-34 के बाद भगत सिंह पे कोई खास चर्चा नहीं होती, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और ये बिल्कुल सही कहा कि 70 के दशक में फिर लोगों ने उनको रिवाइव किया, जिसको कि एकदम ऊंचाई पे ले गए हैं चमन लाल जी। और बहुत सारे लोगों उन्होंने नाम लिया विनम्रता में, लेकिन जो सेंट्रल फिगर है इसमें वो चमन लाल जी को ही हम लोग एकेडमिक में जानते हैं। तो जिस स्पिरिट की बात ज्योति जी कर रहे थे शुरू में, मैं सबसे पहले कहूँगा कि मैं जयंत जी के एक वक्तव्य से मैं बहुत प्रभावित हुआ। जयंत जी ने एक अद्भुत बात कही है, सोच समझ के कही है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये बात इतनी अच्छी लगी कि भारत की विरासत को समेट लिया भगत सिंह ने। ये एक अद्भुत वाक्य है जो उनके मुँह से मैंने सुना। निरंजन जी ने भी बहुत सारी बातें कही, जो रेवोल्यूशनरी ट्रेडिशन की बातें की, और एक भारत में इतिहास लेखन की जो समस्याएं हो रही हैं, क्योंकि इतिहासकार मूलतः सत्ता का विरोध बहुत करना नहीं चाहता है नॉर्मली। और अभी जो चर्चा अपर्णा वैदिक की हो रही, भगत सिंह को हम शरद चंद्र की दृष्टि से, भगत सिंह को हम उपेंद्र नाथ पांडे बेचन शर्मा उग्र की उसकी माँ कहानी में तलाश कर सकते। उसकी माँ एक कहानी है, अद्भुत कहानी है, वो इतिहास से अधिक महत्वपूर्ण है इस अर्थ में कि उसमें आपको छटपटाहट दिखेगी कि एक मिडिल क्लास का आदमी जो है एक बुढ़िया को, एक माँ को सांत्वना देना चाहता है कि आप जो है तुम्हारा बेटा वैसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब बेटे के पास जाता है और बेटे में भगत सिंह मुझे दिखाई दिया उसमें, ये 1921-22 की कहानी है सर, उस वक्त भगत सिंह का जन्म भी नहीं हुआ है उस अर्थ में पॉलिटिकली। उस समय की एक कहानी में भगत सिंह की छवि जब हमको दिख जाती है, इसका अर्थ हुआ कि भगत सिंह वो ही सिर्फ नहीं है जो कि पंजाब में पैदा हुए थे। भगत सिंह पूरे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में फैले हुए हैं। सिर्फ भगत सिंह के नाम से नहीं, भगत सिंह तो एक प्रतीक बन जाते हैं। हम भगत सिंह के बहाने उस रेवोल्यूशनरी ट्रेडिशन से जुड़े तमाम लोगों को याद कर सकते हैं। और इसी कारण से भगत सिंह के महत्व को मैं सिर्फ और सिर्फ एक हिस्टोरिकल 23 साल के जीवन को ही नहीं रखना चाहता, बल्कि मैं चाहता हूं कि हम लोग उस स्पिरिट की तरफ बढ़ें जिसके सहारे आज चमन लाल जी कह रहे हैं कि बिहार में भी भगत सिंह के प्रति भावनात्मक लगाव कम नहीं है। ये जो भावनात्मक लगाव है वो हमारा भगत सिंह का पूरे देश में आपको मिलेगा, कम से कम उत्तर भारत और बंगाल में तो बहुत मिलेगा। और यही रेवोल्यूशनरी मूवमेंट की ताकत है। हम उसको भगत सिंह के चेहरे के रूप में पहचानते हैं, लेकिन उसके पीछे तमाम लोग शामिल हैं और उन तमाम लोगों की तरफ इतिहासकारों का मुंह नहीं जा पाया क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे उनके बारे में। तो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का खुदीराम जो होगा उसके पास क्या डॉक्यूमेंट होगा बताइए, वो क्या क्या भाषण दिया होगा, कहाँ कहाँ गया होगा, इसका क्या वृत्तांत वो लिखेगा, कौन सी ऑटोबायोग्राफी उसने लिखी होगी या उसकी कोई बायोग्राफी किसी ने क्या लिखी होगी। इसलिए रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के इतिहास को
हृदय से समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये माइंड का मामला नहीं है मित्रों। भगत सिंह के बारे में सोचते हुए अगर आपकी भुजाएं नहीं फड़कने लगे तो आप भगत सिंह को नहीं समझ सकते। भगत सिंह के उस स्पिरिट को समझने के लिए अगर आपके पास वो ऊर्जा नहीं आ जाए जिस ऊर्जा के तहत आपको भगत सिंह के कम से कम 50 ऐसे साथियों का नाम दूंगा, आप उनके बारे में हो सकता है कुछ नहीं जानते हो, मामूली बात जानते हो कि वो पंजाब के थे, वो वहाँ के थे, वो वहाँ के थे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो नौजवान पीढ़ी है उसके पास एक बहुत बड़ा मौका है इस वक्त ये समझने का कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की जो वैचारिकता है, राष्ट्रीय आंदोलन के जो कई डायमेंशंस हैं, उसमें रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का बहुत बड़ा योगदान है और इतिहास में वो मिलता नहीं है। मेरे गुरु, मेरे शिक्षक बिपिन चंद्रा का उन्होंने जिक्र किया। मुझे याद है आज भी बिपिन चंद्रा हम लोगों को जब पढ़ाते थे, हम लोग बहुत सारी सभाओं में जाते थे। एक बार एक सभा में मनमथ नाथ गुप्त और बिपिन चंद्रा दोनों थे JNU में, और उसमें हम लोगों ने उनकी बातचीत सुनी थी और तब लगा था कि एक इतिहासकार को कितना विनयी होकर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए। इतिहासकार की सीमा की बात चर्चा की और मैंने उसके बारे में कहा भी, एक तरह से इतिहासकारों का बचाव भी किया, लेकिन बंधे हाथ खोलने के लिए साहित्य की तरफ बढ़ने की ओर आपका संकेत भी देने की कोशिश कर रहा हूँ। उससे भी बड़ा सोर्स ये है पॉपुलर मेमोरी। पॉपुलर मेमोरी, क्रांतिकारियों को भारत के लोगों ने भुलाया नहीं है। इसका प्रमाण है एक बार विदाई दे माँ घूरे आशी की। ये जो गीत है आप सुनिए, आप बांग्ला नहीं जानते होंगे, लेकिन आप सुन के अगर आपकी आंख से आंसू नहीं गिरने लगे तो आप समझिए कि आप भगत सिंह को पढ़ने लायक नहीं है। बांग्ला का गीत है, आप सुन के देखिएगा। और इस गीत से चंद्रशेखर आज़ाद प्रेरणा पाते थे। अरे आज तो हम लोग उनको माला चढ़ाते हैं, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करते थे, लेकिन ऐसा समय भी था जब क्रांतिकारियों को खाना नहीं मिल पाता था और ऐसी स्थिति हुई थी कि उन लोगों को पानी भर करके पेट भरना पड़ता था क्योंकि उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं होता था। तो उसके अपने मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए वो लोग कुछ गीत सुनते थे चंद्रशेखर आज़ाद, जिसमें से ये गीत था जिसका कि हिंदी अनुवाद किसी ने अपने तरीके से किया था, एक बार विदाई दे माँ घूरे आशी। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग राम प्रसाद बिस्मिल से जुड़ें, आप लोग भगत सिंह से जुड़ें, आप लोग चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ें। खुदीराम की बात को खुदीराम को तो मैंने किताबें लिखी है, आप लोगों में बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी। मैंने तब महसूस किया था कि क्रांतिकारी आंदोलन पर लिखना कितना कठिन काम। आप थे कमला जी उस वक्त जब प्रेमदास मुंशी जी उसका उद्घाटन कर रहे थे, तो आप उस वक्त आए थे हमारे उस कार्यक्रम में। मैंने उस दिन भी ये कहा था कि रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का इतिहास जो है वो कभी भी सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट से नहीं किया जा सकता। पॉपुलर मेमोरी, साहित्य और हो सके तो तथ्यों की तरफ हम लोगों को जा करके उसको रिवाइव करना होगा, उसको समझना होगा और उसको इस तरह से पेश करना होगा कि 18 साल की उम्र हो तो क्या हुआ, खुदीराम तो खुदीराम है। 19 साल का एक मैं देख रहा था, ये करतार सिंह सराभा, ग्रेट आइकन। करतार सिंह सराभा जन्म हुआ था 1896 में, 1915 में उनको फांसी दी गई 19 साल की उम्र में। ऐसे लोगों के बारे में आप लोगों को चर्चा करनी चाहिए और देखना चाहिए कि 19 साल की उम्र कम नहीं होती। अरे हमारी उम्र ही क्या है अभी 19-20। ऐसा नहीं है कि जो वैचारिक होना है वो वैचारिकता आएगी परिपक्व होने के बाद। हम लोग कहते हैं ना, पहले पढ़ो 20 साल, उसके बाद तब जानोगे कि वैचारिकता क्या होती है। वैचारिकता की दिशा तय करती है कि उसके भीतर कितनी आग छुपी हुई है। 20 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में लोगों ने जो लिखा है उसमें भी हो सकता है ऐसी कोई बात हो जो इतिहास को समझने में हमारे लिए सहायक हो सके। इसलिए हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ उन किताबों को नहीं पढ़ना चाहिए जिन किताबों के माध्यम से हम लोग इतिहास लिखते हैं, बल्कि हम नेशनल मूवमेंट को समझने के लिए उसके बहुत सारे चैनल्स को समझने के लिए इतिहास में भी जाएं, साहित्य में भी जाएं और लोक स्मृति में भी जाएं। ये तीनों चैनल हम लोग को ऑन करने पड़ेंगे। और चौथी बात,
जिसके सहारे मैं बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा कि हिस्ट्री में इस समय बहुत बड़ा खेल चल रहा है और ये खेल जो है वो अद्भुत किस्म का खेल है जिसमें कि तथ्यों को अगर नहीं मिल रहा है तो बनाया भी जा रहा है, मोड़ा भी जा रहा है, सिकोड़ा भी जा रहा है, ये सब चल रहा है। ऐसे समय में हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा तथ्य ऐसा है जो अकाट्य है। अकाट्य कुछ तो ऐसे फैक्ट्स हैं जिसको आप इधर उधर नहीं कर सकते। जैसे एक जिक्र किया उन्होंने, हमारे चमन लाल जी ने जिक्र किया, ये किताब मैं बहुत हाई क्वालिटी की किताब नहीं मानता हूँ इसको, विदाउट फियर बाय सुजीत नायर। बहुत हाई क्वालिटी की किताब नहीं, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, लेकिन इसका महत्व तो मेरे लिए वो है जो उन्होंने, जिसका जिक्र उन्होंने किया, फांसी देने के 1 से 1.5 महीने पहले जो उन्होंने लिखा था टू द यंग पॉलिटिकल वर्कर्स, उसमें जो कहते हैं मैं वहाँ आपको ले जाना चाहता हूँ। एक 23 साल का लड़का अपने फांसी के 1.5 महीने पहले क्या कहना चाहता है अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को, देखिएगा। और ये बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा, और ये बनाया हुआ फैक्ट नहीं है, ये लेकिन डॉक्यूमेंटेड है। देखिए, मैंने जो हिस्से मार्क किए हैं मैं उसको आपकी सुविधा के लिए रखता हूँ। रेवोल्यूशन इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। इट इज बियॉन्ड द पावर ऑफ एनी मैन टू मेक ए रेवोल्यूशन। एक आदमी का काम क्रांति करना नहीं है, इसके लिए आपको एक विशेष किस्म का वातावरण चाहिए, सामाजिक और आर्थिक। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा जो है क्रिटिसिज्म है, गांधी के मूवमेंट का भी क्रिटिसिज्म है कि आप अगर क्रांति धर्मा है तो आपको ये समझना होगा कि कोई एक व्यक्ति आपको ये नहीं दे सकता, उसके लिए एक सामाजिक आर्थिक वातावरण तैयार करना पड़ेगा। और वो कहते हैं कि मैं एक बात आपके सामने साफ कर दूँ कि अगर आप बिजनेसमैन हैं या एक फैमिली मैन हैं, सफल व्यक्ति हैं, आग के साथ मत खेलिए, ये उनके वाक्य हैं। आग के साथ मत खेलिए, आप हमारे लिए किसी काम के नहीं हैं, पार्टी के लिए किसी काम के नहीं हैं। अगर आप वर्ल्डली सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आप हमारे किसी काम के नहीं हैं। हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे नेताओं को देखा है जो शाम के घंटों में बहुत बड़ी बड़ी तकरीरें देते हैं, भाषण देते हैं, और वो सब हमारे लिए यूजलेस वर्ड हो जाते हैं। ये सब फालतू है हम लोगों के लिए। हम लोगों को क्या चाहिए? प्रोफेशनल रेवोल्यूशनरीज, जिसके जीवन का उद्देश्य होगा क्रांति करना, और कोई उद्देश्य नहीं हो सकता कि नौकरी पाना है, बिल्डिंग बनाना है, बाबूजी को खुश करना है और समाज में प्रतिष्ठा पाना और एमपी बनना है। ऐसा आदमी भगत सिंह के लिए यूजलेस है। ये भगत सिंह 1.5 महीना पहले कह रहे हैं अपनी मृत्यु के। कैसा आदमी चाहिए हमको? कैसा वर्कर चाहिए? जिसके पास क्लियर कट आइडियाज हो और कीन परसेप्शन एंड एबिलिटी टू इनिशिएटिव एंड क्विक डिसीजन, ये होना चाहिए उसके पास। पार्टी कैसी होनी चाहिए? जिसके पास डिसिप्लिन, अनुशासन हो, और इसके लिए जरूरी नहीं कि हमको अंडरग्राउंड होना पड़े। और ये उनके वाक्य हैं। अब आते हैं जहां भगत सिंह, मुझे लगता है कि चिंतक की कितनी संभावनाएं थी उनके भीतर, इसको हम यहाँ समझ सकते हैं। वो कहते हैं कि हमको जो है किसानों और सामान्य लोगों के बीच जाने के लिए अपने को तैयार करना चाहिए, और वो गदर पार्टी का क्रिटिसिज्म करते हैं। वो कहते हैं कि जो गदर पार्टी थी 14 से 15 तक रही, उसके फेलियर का मुख्य कारण है कि ये इन्होंने जनता की शक्ति को नहीं समझा और उससे जुड़ने की कोशिश नहीं। ये उनका वाक्य है। गदर पार्टी की आलोचना कर रहे हैं, बावजूद इसके कि गदर पार्टी से वो प्रेरित भी हो रहे हैं, और उनके जीवन का मूल। देखिए मित्रों, अगर सुनना है तो सुनिए, वरना वहाँ पर किसी को बम फोड़ना पड़ेगा। लेकिन वहाँ बम फोड़ना इसलिए पड़ा था भगत सिंह को, जनता को जगाना चाहते थे। अगर आप जगने को तैयार नहीं है तो आप भी यूजलेस हैं, भले ही आप सक्सेस हो। ये बात ध्यान दीजिए। और आजकल प्रोफेशनल लोग ऐसे पैदा हो गए हैं जो भगत सिंह का भी राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो भी यूजलेस लोग हैं।
भले ही वो जितनी बड़ी और महान तकरीरें दिया करें और हम लोगों का खून क्षणिक रूप में थोड़े समय के लिए खौला जाए, लेकिन हम लोगों को चाहिए ऐसा आदमी जो क्रांति की लौ को बुझने ना दे। और इसलिए जो चमन लाल जी कह रहे थे कि 47 के बाद उन क्रांतिकारियों को कोई गरज नहीं थी कि वो जेल में जाते हैं, लेकिन बहुत सारे क्रांतिकारी ऐसे भी थे, मैं जानता हूँ, जिन्होंने 47 के बाद जो है वो सत्ता का दामन थाम लिया, इधर से उधर से करके सत्ता का दामन थाम लिया। ऐसे बहुत सारे लोग थे, लेकिन जिन लोगों ने नहीं थामा, सिर्फ उनको अधिकार है कि भगत सिंह के बारे में उस तरह से बात कर सके और कह सके कि हमने भगत सिंह को देखा है। देखा था बहुत सारे लोगों ने, लेकिन बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाए कि भगत सिंह के भीतर कौन सी ज्वाला धधक रही थी, भगत सिंह के भीतर कौन सी ज्वाला धधक रही थी। इसको समझने के लिए आपको इतिहास में उतरना पड़ेगा और उसकी माँ कहानी में जाना पड़ेगा, और लोगों में अभी भी भगत सिंह के प्रति इतना सम्मान और आदर क्यों है, इसको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। और देखिए, वो कहते हैं कि हर पार्टी के पास एक मिलिट्री डिपार्टमेंट होना चाहिए, और जो लोग गांधी और भगत सिंह को मिलाने की कोशिश करते हैं, उसको मैं समझता हूँ कि वो एक घालमेल कर रहे हैं। गांधी का रास्ता भी सही हो सकता है, भगत सिंह का भी रास्ता सही हो सकता है, लेकिन दोनों के कॉकटेल बनाने से बात नहीं बनेगी। ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल मामला है, इसमें आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा कि जो भगत सिंह कह रहे हैं कि एक पार्टी को होना चाहिए, उसका एक मिलिट्री डिपार्टमेंट होना चाहिए। मिलिट्री डिपार्टमेंट का मतलब ये होता है कि जो शक्ति है पार्टी को चाहिए, वो शक्ति अगर आपके पास नहीं आती है तो आप क्रांति नहीं कर सकते। ये भगत सिंह की लाइन है, आपको ये अच्छी न लगे, लेकिन यही भगत सिंह की लाइन है। तो रियल भगत सिंह को आप मिलाइए मत दूसरे लोगों से। ऐसा तो कोई कारण रहा होगा ना कि जब खुदीराम बोस की मूर्ति का उद्घाटन करने के लिए स्वाधीन भारत में प्रधानमंत्री तैयार नहीं हो रहा है, मुजफ्फरपुर आने के लिए मुख्यमंत्री तैयार नहीं हो रहा, कोई तो कारण है, कोई तो कहीं ना कहीं कोई कॉन्ट्रडिक्शन है, जिसके कारण खुदीराम बोस की मूर्ति का अनावरण करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए भारत का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों तैयार नहीं। तो उस जटिलता को समझने की जरूरत है। और वो कहते हैं ये तुरंत नहीं होगा, 20 बरस की तैयारी लगेगी। ये उसी में से कोट कर रहा हूँ, 20 बरस की तैयारी लगेगी। कोई अगर कहेगा कि 1 साल में आज़ादी दिला दूंगा, स्वराज पार्टी की तरह कहोगे, तो वो नहीं हो सकता। 20 बरस की तैयारी लगेगी, और तब जाकर के जो है हमारे पास वो चीज़ें आएंगी जिसकी हमें इच्छा है। और मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन 2-3 लाइन पढ़ना चाहूँगा। इट रिक्वायर्स नाइदर द इमोशन नॉर द डेथ बट द लाइफ ऑफ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल। मुझे नहीं मालूम है, और मुझे पता करना पड़ेगा कि ट्रॉट्स्की की जो किताब है परमानेंट स्ट्रगल, परमानेंट रेवोल्यूशन, वो किताब भगत सिंह ने पढ़ी थी या न पढ़ी थी। मुझे आश्चर्यजनक रूप से उस किताब के साथ एक संपर्क पड़ी थी। हाँ, वो हो सकती है, क्योंकि ये जो फ्रेजिंग है, मैं रिसेंटली ट्रॉट्स्की की वो किताबें पढ़ रहा था, तो मुझे लग रहा था कि भगत सिंह की बात जो है 20s में बहुत सारी बातें मिल रही हैं। और भी ध्यान दीजिएगा कि उस समय ग्रामसी के आइडियाज़ वगैरह जो है वो पॉपुलर भारत में नहीं हुए थे। तो जैसे मैं पांडे देचन शर्मा उग्र में भगत सिंह को देख रहा हूँ, जब भगत सिंह का उदय नहीं हुआ है, उसी तरह से मैं भगत सिंह में ग्रामसी को भी देख रहा हूँ, तब तक ग्रामसी का उदय नहीं हुआ है। इसीलिए बात सिर्फ और सिर्फ भगत सिंह के 23 वर्षों की नहीं है। हम लोगों को देखना चाहिए कि एक धारा है, एक स्पिरिट है जिसका नाम भगत सिंह है। और कहते हैं अंत में युवाओं से कि क्रश योर इंडिविजुअलिटी फर्स्ट, अपना जो व्यक्तिपना है उसको खत्म करो। क्रश द इंडिविजुअलिटी फर्स्ट, शेक ऑफ द ड्रीम्स ऑफ पर्सनल कंफर्ट, अपने व्यक्तिगत सुविधा का परित्याग करो और उसके बाद काम करना शुरू करो। इंच बाय इंच you will have to proceed. It needs courage, perseverance and very strong determination. No difficulties and no hardships shall discourage you. No failure and betrayals shall desert in you. अब यहाँ पर वो अपनी बात को ख़त्म करते हैं और कहते हैं कि हम लोगों को इस तरह से तैयारी करके आना पड़ेगा, तब जाकर के बात बनेगी।
इस भगत सिंह संधू ने, जो जाट सिख था, अपने 23 साल के जीवन में हमारे लिए वो चीज़ पैदा की है जिसके सहारे हम उस रेवोल्यूशनरी धारा को से अपने को आज भी जोड़ सकते हैं, आज भी जोड़ सकते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो नाम आप लोग सुन रहे होंगे, सोहन भकना, विष्णु गणेश पिंगले, तारकनाथ दास, करतार सिंह सराभा, सत्येंद्र सिंह, जतिन मुखर्जी, सूर्यो सेन, इंसिडेंटली अभी जो विपिन चंद्र ने किताब लिखी है उसमें भगत सिंह और सूर्यो सेन को एक साथ उन्होंने रखा है, लिखा एक अलग। तो इसलिए सर मैं कहता हूँ कि हिस्टोरियंस जो हैं उन्होंने जो काम किया है उसको भी जरा देखना पड़ेगा। सभी हिस्टोरियंस ने नहीं किया है कि उन्होंने रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को हटा दिया है, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के स्पिरिट को समझा है। मैं राहुल सांकृत्यायन का जिक्र बार बार करता हूँ जीने के लिए, उसमें भी जो प्रसंग है वो बिल्कुल रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का समर्थन करने वाला है। और अब मैं और ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे पास फिर मौका है परसों हमारे शोधार्थियों से बात करने का। परसों मैं यहाँ 1-1.5 घंटे भगत सिंह पर बोलने के लिए तैयारी करके आया हूँ। उस समय तक अगर कोई किसी को इंटरेस्ट हो तो आया कीजिए। बहुत बहुत आप लोगों को मुबारकबाद, और बहुत मुबारकबाद इस कॉलेज के प्रिंसिपल और इस हॉल में एक छोटी मोटी क्रांति हो रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार मैं आता रहा हूँ और मुझे किसी ने इंसाइडर कहा तो मैं इंसाइडर हो चुका हूँ। अब मुझे इस बात पर फख्र है कि मैं यहाँ का इंसाइडर हूँ। थैंक यू वेरी मच।